morning students. This is our last lecture on electrochemistry for JEE and NEET. ठीक है, आज लास्ट वीडियो लेक्चर हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो डाइल्यूशन क्या किसको बोलते हैं? नॉर्मली जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जब उसके अंदर हम पानी वाटर जब ऐड करते हैं तो उस समय जो सॉल्यूशन है उसका डाइल्यूशन हुआ होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं व्हेन वी ऐड वाटर इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वॉल्यूम क्या होगा सॉल्यूशन का? वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा पर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज होगा एंड सॉल्यूशन डाइल्यूट ज्यादा होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है और इसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है अभी, और उसके अंदर हम सपोज वाटर ऐड करते हैं। पहले तो समझो कि मेरे पास प्योर एबी है, प्योर इलेक्ट्रोलाइट्स है सॉलिड फॉर्म में। अब मैं उसको वाटर के अंदर ऐड करता हूँ तो क्या होगा उस समय? तो उस समय डिसोसिएशन होगा इसका आयनिक कंपाउंड का। ठीक है, तो यहाँ पर कैटायन एंड एनायन बनेंगे। तो यहाँ पर जो कैटायन एंड एनायन में जो डिसोसिएशन होता है, आयनाइजेशन होता है, वो 100% होता है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि 100% आयनाइजेशन होगा या डिसोसिएशन होगा। तो यहाँ पर अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, हमने केमिकल काइनेटिक्स जब क्लास 11 में पढ़ा था उस समय हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात की थी। वहां पर हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बोलते थे। तो डिसोसिएट होना या आयन में कन्वर्ट होना, यानी डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं या आयनाइजेशन भी बोल सकते हैं। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिनोटेड बाय अल्फा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? क्योंकि हमने जितनी अमाउंट वाटर के अंदर ऐड की, वो सारे मोलिक्यूल्स या जितने मोलिक्यूल डिसोसिएटेड होते हैं आयंस के अंदर या आयोनाइज्ड होते हैं कैटायन एंड एनायन के अंदर, ठीक है, वो नंबर ऑफ जो मोलिक्यूल्स है जो डिसोसिएट होते हैं, वो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को हम न्यूमरेटर में रखते हैं। एंड जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर हम टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स यानी 100 मोलिक्यूल डाल दिए अंदर, तो 100 नीचे आएंगे। और अगर जितना मोलिक्यूल्स डिसोसिएट होगा वो नंबर ऊपर आएगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो 100% आयनाइज होगा। दैट मीन्स जितने मोलिक्यूल्स डाले वो सारे आयनाइज हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा? ये 100% हमने ऐड किया और 100% डिसोसिएट हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 100 मोलिक्यूल से वो डिसोसिएट हो गए एंड टोटल मोलिक्यूल्स भी कितने थे? 100 से। तो यहाँ पर अल्फा कितना आएगा? 1 आएगा। तो फ्रेंड्स ये याद रखो कि हमेशा क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसके लिए अल्फा ऑलवेज 1 होगा। अब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो जस्ट समझ लो यहाँ पर कि मेरे पास यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है, अब उसके अंदर मैंने H2 ऐड कर दिया, तो उसमें क्या होगा? वो डिसोसिएट होगा। पर यहाँ पर जो डिसोसिएशन होगा वो 5 to 10% ही होगा। ठीक है, तो जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम जब वाटर के अंदर हम ऐड करते हैं एंड जब एक्टिव सॉल्यूशन बनाते हैं तो सारे घुल जाते हैं, यानी डिसोल्व सब हो जाता है। पूरा जो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स डाला वो पूरा डिसोसिएट डिसोल्व हो जाता है, पर डिसोसिएट नहीं होता है। डिसोसिएट ओनली 5 to 10% मोलिक्यूल होते हैं, वो आयंस में डिसोसिएट होते हैं या कन्वर्ट होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो वहां पर अल्फा कितना आएगा? तो जब हम यहाँ पर भी लिख देते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर 100% हमने 100% सपोज इलेक्ट्रोलाइट्स डाले उसके अंदर, उसमें से 5% या फिर 10% अगर वो डिसोसिएट होता है तो परसेंटेज कितना आएगा? अल्फा कितना मिलेगा? 0.05 to 0.1, या फिर इसको बोल सकते हैं 5% to 10% डिसोसिएशन होगा। जबकि यहाँ पर 100% डिसोसिएशन होता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पर। ये किसके लिए मैंने लिखा? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इस तरह से मैंने लिखा। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अगर मुझे अल्फा फाइंड करना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला ढूंढेंगे। तो मान लो कि जब मैंने एबी के अंदर वाटर को ऐड किया तो उस समय क्या होगा? तो उस समय जो कॉन्सेंट्रेशन है एबी का, वो सपोज मान लेते हैं C है कॉन्सेंट्रेशन। तो पहले तो कुछ आयन थे नहीं, तो इनिशियल में तो A+B- डिसोसिएट नहीं हुए थे।
अब क्या हुआ, मान लो कि यहाँ पर 5% या 10% डिसोसिएशन हुआ, यानी हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन लिखते हैं तो यहाँ पर बोलेंगे कि अल्फा पार्टिकल से वो डिसोसिएट हो रहे हैं, तो जितने डिसोसिएट होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स मॉलिक्यूल्स उतने ही आयंस बनेंगे, अल्फा एंड अल्फा। ठीक है, तो कंज्यूम कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, कितना कॉन्सेंट्रेशन कंज्यूम हुआ यहाँ पर सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट्स का, हम लिख सकते हैं कि अल्फा सी कंज्यूम हुए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम हुआ अल्फा सी, तो यहाँ पर प्रोड्यूस कितना हुआ, जितना यहाँ पर खत्म हुआ उतना यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया अल्फा सी। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है उस टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी है माइनस अल्फा सी, यहाँ तो ऊपर 0 है, यानी यहाँ तो अल्फा सी रखना पड़ेगा, तो यहाँ से हम सी को कॉमन निकालते तो क्या होगा 1 माइनस अल्फा इंटू सी। अब एट इक्विलिब्रियम हमें क्या मिलेगा, एट इक्विलिब्रियम हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा, जिसको हम के से डिनोट करें, हम के लिखे उसकी जगह पर, सो के इज इक्वल टू व्हाट, द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस आयन ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। पर H2O तो बहुत ज्यादा है, इसलिए H2O को कंसिडर नहीं करते, तो उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो इसकी जगह पर हम Ka लिख सकते हैं, सो K इज इक्वल टू व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A B। अब इसकी इक्विलिब्रियम पर जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी वैल्यू रखनी है यहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ पर, देयरफॉर Ka इज इक्वल टू अल्फा सी इंटू अल्फा सी, यानी क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा सी, तो सी हो गया कैंसर, तो फॉर्मूला क्या यहाँ पर मिला, देयरफॉर Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। पर हमने देखा कि वीक जब इलेक्ट्रोड होता है उस समय जो अल्फा मिलता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बोले, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, वो बहुत कम होता है, तो हम लिखेंगे कि ड्यू टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस अल्फा को हम, या अल्फा बहुत कम है तो हम अल्फा को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो 1 माइनस अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू, हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट 1 लिख सकते हैं, अल्फा को हमने क्या किया, अवॉइड कर दिया, तो फॉर्मूला क्या बनेगी, Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, और हम अल्फा को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू अंडर के अपॉन सी। तो ये फॉर्मूले में हमें याद रखना होगा, न्यूमेरिकल्स के अंदर इसका हमें इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। हम गुजराती में भी देख लेते हैं। विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા આપણે વિદ્યુત વિભાજનનું આપણે મંદન કરવાનું છે, વિદ્યુત વિભાજનનું મંદન સમજવાનું છે, વિદ્યુત વિભાજનનું મંદન સમજવાનું છે। પહેલા તો મંદન કોને કહેવાય, તો કે સામાન્ય રીતે જ્યારે વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણમાં જ્યારે પાણી ઉમેરવામાં આવે છે ત્યારે તેનું મંદન થયું તેમ કહેવાય। પણ જ્યારે વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ બનાવેલું છે, આપણે બીકરની અંદર ધારો કે 200 ml છે, પણ એની અંદર 300 ml પાણી નાખો છો તો વોલ્યુમ કેવું થઈ ગયું, 200 ને 300 500 ml થઈ ગયું। તો સામાન્ય રીતે જ્યારે કોઈ પણ દ્રાવણ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણનું જ્યારે પાણી ઉમેરવામાં આવે છે ત્યારે તેનું મંદન થયું કહેવાય। પછી તે દરમિયાન એનું કદમાં શું થાય, એનું કદ દ્રાવણનું વધે, સાંદ્રતા કેવી થાય, ઘટે, અને મંદન કેવું થાય, વધે એમ કહેવાય। હવે આપણે મંદન સમજતા પહેલા આપણે વિદ્યુત વિભાજ્યને પાણીમાં ઉમેરતા શી પ્રક્રિયા થાય છે એનો આપણે અભ્યાસ કરીએ। તો સામાન્ય રીતે જ્યારે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય હોય, સામાન્ય રીતે જ્યારે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય હોય તો તે સમયે તમે જ્યારે તેને પાણીમાં ઉમેરો છો ત્યારે તેનું 100% આયનીકરણ થાય છે, 100% આયનીકરણ થાય છે। તો સામાન્ય રીતે ડિગ્રી ઓફ ડિસોસિએશનનો ઉપયોગ વીક ઇલેક્ટ્રોલાઇટ માટે કરવામાં આવે, પરંતુ આપણે સ્ટ્રોંગ માટે પણ સમજી લઈએ। તો સામાન્ય રીતે ડિગ્રી ઓફ ડિસોસિએશન બોલો અથવા ડિગ્રી ઓફ આયનાઇઝેશન બોલો, ગુજરાતીમાં આપણે શું કહીએ છીએ તો કે એને વિયોજન અંશ અથવા આયનીકરણ અંશ કહીએ છીએ, જેને આપણે આલ્ફા વડે દર્શાવીએ છીએ। આપણે દ્રાવણ ચેપ્ટરમાં ભણી ગયા છે આપણે, અને ધોરણ 11 માં પણ ભણી ગયા છે। તો આયનાઇઝેશન એટલે કે આયનીકરણ અંશ અથવા વિયોજન અંશ આલ્ફા બરાબર શું થાય, તો કે પાણીમાં ઉમેરવામાં આવે છે ત્યારે વિયોજન પામતા અણુઓની સંખ્યા, વિયોજન પામતા અથવા આયનીકરણ પામતા અણુઓની સંખ્યા છેદમાં ઉમેરેલા કુલ અણુઓની સંખ્યા, અણુઓની, બરાબર છે। તો અહીંયા જેટલા અણુ ઉમેરીએ છીએ પાણીમાં એટલાનું જ
આયનીકરણ થઈ જાય છે, એટલે ઉપર પણ 100 નીચે પણ 100, એટલે આલ્ફા કેટલો મળે? 1 મળે. એનો અર્થ શું થયો? તો કે આલ્ફા આયનીકરણ અંશ કેટલો થયો? તો કે અંશ 1 બોલાય, પણ પર્સન્ટેજમાં કેટલું બોલાય? 100% બોલાય. જો આપણે નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય લઈએ તો નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્યની અંદર કહી શકાય કે જે આયનીકરણ થાય છે એમાં ફક્ત 5 થી 10% જ આયનોનું વિદ્યુત વિભાજ્ય અણુઓનું આયનીકરણ થાય છે. તો જો 5 થતું હોય 5%, તો ઉપર 5 અને નીચે 100, ધારો કે 10% થાય છે, થાય જ ના 10%, પણ ધારો કે 10% થાય છે, તો 10/100, તો આપણને આલ્ફા કેટલો મળે? 0.05 થી 0.1 સુધીનો આપણને વિયોજન અંશ અથવા આયનીકરણ અંશ મળે. 0.05 ટકામાં શું લખાય? 5% લખાય, અને 0.1 ને 10% લખાય. આ તો ઘણું બધું વધારે કહેવાય, પણ છતાં પણ માની લઈએ કે ભાઈ જયારે નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય હોય તો તે વખતે આપણને જે આયનીકરણ અંશ મળે એનું મૂલ્ય કેવું હોય? ઘણું બધું ઓછું હોય. બરાબર છે. જ્યારે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે તો કે આ વિયોજન અંશનું મૂલ્ય અથવા આયનીકરણ અંશનું મૂલ્ય 1 મળે, અને પર્સન્ટેજ મને 100% છે તેમ કહેવાય. તો હવે આપણે આ જે વીક ઇલેક્ટ્રોલાઇટ છે, જે નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય છે, બરાબર છે, એમાં આપણે આલ્ફા શોધવો હોય નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે, અગર મારે આયનીકરણ અંશ શોધવો હોય તો એના માટે આપણે આટલી થોડી કસરત કરવી પડશે. શું કર્યું આપણે? તો કે કોઈ નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્યમાં ને પાણીમાં ઉમેરવામાં આવે છે ત્યારે તેમાંથી કેટલાક અણુઓનું આયનમાં રૂપાંતર થાય છે. તો ધારો કે શરૂઆતની સાંદ્રતા C છે, એ સમયે A+ અને B- 0 છે એવું અત્યારે લઈશું આપણે. હવે કેટલા અણુઓ આયનમાં રૂપાંતર થાય છે, આયનમાં વિઘટન પામે છે અથવા આયનીકરણ પામે છે? તો કે આલ્ફા જેટલા આયનીકરણ અંશમાં આલ્ફા જેટલા અણુઓનું વિયોજનમાં રૂપાંતર થાય, એટલે વિયોજન કરે છે, એટલે આપણને આયનીકરણ અંશ બદલશે. તો જેટલા અણુઓનું આયનીકરણ થયું એટલા જ નવા અણુઓ બનવાના છે. અહીંયા જો 1:1:1 છે તો આલ્ફા વપરાય, એટલે કે આલ્ફા નું વિયોજન થયું તો આલ્ફા બન્યા. તો કોન્સન્ટ્રેશન C છે, એમાંથી આલ્ફા આયનીકરણ અંશ છે, તો કન્ઝ્યુમ એટલે કે વપરાયેલી સાંદ્રતા કેટલી? તો કે આલ્ફા ઇન્ટુ C. બરાબર છે. આલ્ફા ઇન્ટુ C વપરાય તો બની કેટલી? 1 ની સામે 1:1 બને છે, તો આલ્ફા C ની સામે આલ્ફા C ને આલ્ફા C બને છે. આ વપરાય એટલે માઇનસ લખ્યું, અને આ બને છે એટલે પ્લસ લખ્યું. તો હવે સંતુલન સમયે વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણની સાંદ્રતા કેટલી હશે? તો શરૂઆતની સાંદ્રતા માઇનસ વપરાયેલી સાંદ્રતા, એટલે શું થયું? C - આલ્ફા C. C કોમન કાઢી નાખી એટલે 1 - આલ્ફા ઇન્ટુ C થઈ ગયું. અને અહીંયા તો શું છે? જે બને છે એ જ અહીંયા લખવાની છે. તો હવે આપણને ખબર છે કે સંતુલન સમયે આપણે જયારે સંતુલનનું સૂત્ર લખવું હોય તો શું લખાય? તો કે નિપજોની સાંદ્રતાનો ગુણાકાર છેદમાં પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાનો ગુણાકાર. અહીંયા પાણી પણ સાંદ્રતામાં ગણાય, પણ પાણી બહુ વધારે છે એટલે અચળ છે, માટે આપણે K સાથે ગુણી નાખ્યું એટલે K થઈ ગયું. તો K બરાબર શું થયું? નિપજોની સાંદ્રતા આલ્ફા C ઇન્ટુ આલ્ફા C, લખાઈશું આલ્ફા સ્ક્વેર C સ્ક્વેર, અને અહીંયા શું લખાશે? છેદમાં 1 - આલ્ફા C. C ઉડી ગયા એટલે રહ્યું શું? આલ્ફા સ્ક્વેર અપોન 1 - આલ્ફા સ્ક્વેર. અહીંયા તો નહીં દેખાતું હોય, બરાબર. તમે જસ્ટ વિડીયો નીચે કરીને દર્શાવશું, બરાબર છે. આ બધું અગિયારમાં ભણી ગયા છે, અને આપણે છેલ્લે શું કર્યું? આલ્ફાને સૂત્ર કરતા કર્યો. अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है उसको जब हम डाइल्यूट करते जाते हैं तो उस समय जो कंडक्टेंस है, जो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है एंड जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, उसमें क्या चेंजेस, उसमें क्या इफेक्ट देखने को मिलती है, अब हम उसकी स्टडी करेंगे. तो हम यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर ड्यूरिंग डायल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को धीरे धीरे अंदर पानी ऐड करके डायल्यूट करते जाते हैं उस समय कंडक्टेंस में क्या होगा? कंडक्टेंस यानी क्या? कंडक्टेंस यानी G, कंडक्टेंस यानी G, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी K, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जिसको हम लैम्डा EQ से हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पर देखिए तो कंडक्टेंस में क्या होगा? तो हमें पता है कि कंडक्टेंस से वो रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होगा कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा, बिकॉज G इज यानी कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है. तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, चाहे स्ट्रांग होगा चाहे वीक होगा. पहले तो स्ट्रांग की बात कर लेते हैं. तो अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वहां 100% इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो 100% डिसोसिएट हुए होंगे इनटू आयंस, कैटायंस एंड एनायन. अब उस समय जब हम वाटर ऐड करेंगे तो डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा. उस समय क्या होगा? तो कि जो कैटायन एंड एनायन है वो एक दूसरे के नजदीक नजदीक थे पहले,
तो उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स था, जिसकी वजह से उनका जो प्लेट पर जो उनका फ्लो होना चाहिए था, इज ऑफ फ्लो, वो कम था ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। वो आसानी से वो ऑपोजिट प्लेट पर नहीं जा पाते थे, यानी बहुत कम फ्लो होता था। तो जब हम डाइल्यूट करते हैं तो क्या होगा, जो आयंस है कैटायंस एंड एनायंस, पानी बढ़ने की वजह से वो दूर जाएंगे एक दूसरे से, सो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा और इसके कारण क्या होगा, क्योंकि वो आसानी से अपने ऑपोजिट इलेक्ट्रोड पर आसानी से फ्लो करेंगे। ठीक है, तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। पर अगर हम और अब ये भी याद रखो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब होगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा तो 100% था। ठीक है, तो वहां अल्फा में कोई चेंज नहीं हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कोई चेंज नहीं होगा। पर अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, जैसे एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड के लिए वैसे भी अल्फा कितना था, जस्ट 5% था या 0.05 था। पर अब जब हम वाटर ऐड करते हैं तो क्या होगा, जितना वाटर ऐड किया तो जो बाकी के जो डिसोसिएट नहीं हुए थे, जस्ट डाइल्यूट थे, वो अनडिसोसिएटेड अनआयोनाइज्ड जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें से फिर से 5% डिसोसिएट हो जाएंगे। सो इलेक्ट्रोलाइट्स का आयन में कन्वर्जन बढ़ जाएगा। सो नंबर ऑफ आयन इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज हो गए तो फ्लो ज्यादा होगा, सो कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो ऑसवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को जब हम डाइल्यूट करते हैं उस समय रिलेटिव टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नए आयंस उसके अंदर डिसोसिएट होकर नए आयंस बनते हैं, जिससे फ्लो ऑफ करंट बढ़ेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस ऑलवेज क्या होगा, इंक्रीज होगा, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जितना कंडक्टेंस बढ़ेगा उससे ज्यादा कहां पर, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में देखने को मिलेगा। उसके बाद देखें तो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या है, तो ये कंडक्टिविटी दैट मीन्स फॉर्मूला क्या था कंडक्टिविटी का, तो कि K इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या है, G इंटू जी स्टार है। फिर हमने ये भी लिखा था कि कंडक्टिविटी जो है उसके अंदर जी स्टार एक दूसरी कप्पा की हमने वैल्यू फाइंड की थी, वो क्या थी, K इज इक्वल टू कप्पा इज इक्वल टू व्हाट, कप्पा इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार। यानी हमने देखा था कि जब जी स्टार 1 होगा तो K इज इक्वल टू क्या हो जाता है, G हो जाता है। कब, जी स्टार यानी सेल कांस्टेंट जब हम 1 लेते हैं उस टाइम पर। अगर सेल कांस्टेंट 1 है उसका मीनिंग क्या होगा, यानी यहाँ पर जो प्लेट, दो प्लेट के बीच जो डिस्टेंस था एंड एरिया था प्लेट्स का वो कितना था, 1 सेंटीमीटर क्यूब था, यानी 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था। तो 1 मिली इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जितने आयंस है वो हम पानी ऐड करेंगे तो आयंस कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर आयंस कम हो जाएंगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो याद रखो कि चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो, कंडक्टिविटी की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, ये छोड़ दो, इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर डिनोट करते इस तरह से, स्ट्रॉन्ग होगा चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, कंडक्टिविटी ऑलवेज क्या होगी, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसा होगा, ऑलवेज डिक्रीज होगा। अब मोलर कंडक्टिविटी बात करें तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है, लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, K इंटू वी, ऐसा लिखा था फॉर्मूले जब बनाई थी तब पहले, उसका हमने क्या लिखा था, K इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी की जब बात करते हैं तो यहाँ पर ड्यूरिंग डायल्यूशन क्या होता है, K डिक्रीज होता है, यहाँ पर K क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पर एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि K जितना डिक्रीज होता है उससे वॉल्यूम जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, और वॉल्यूम ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है, पूरा लैम्डा कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लैम्डा इक्विवेलेंट के लिए भी लिख सकते हैं, K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी, यानी यहाँ पर K इंटू लैम्डा इक्वल K इंटू वी आएगा। तो नॉर्मली क्या है, K की अपेक्षिकृत जो K है उससे वॉल्यूम की वैल्यू ज्यादा बढ़ती है, तो उस समय क्या होगा, दोनों कंडीशन में चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे इलेक्ट्रोलाइट वीक हो, दोनों कंडीशन में क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी एंड जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है दोनों इंक्रीज होगी, दोनों इंक्रीज होगी, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो। ગુજરાતીમાં સમજી લો મિત્રો, અહીંયા શું કીધું છે, તો કે જ્યારે વિદ્યુત વિભાજ્યનું જ્યારે મંદન કરવામાં આવે તે દરમિયાન વાહકતા, વિશિષ્ટ વાહકતા, મોલર વાહકતા અને તુલ્ય વાહકતામાં શું ફેરફાર જોવા મળે। તો સામાન્ય રીતે જ્યારે કોઈ પણ વિદ્યુત વિભાજ્યનું મંદન કરવામાં આવે છે તે દરમિયાન પાણીનો ઉમેરો કરવામાં આવે છે, એટલે પાણીનો ઉમેરો કરવાથી શું થાય છે,
વાહકતામાં વધારો થશે. શા માટે? કારણ કે જે વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ છે એની અંદર રહેલા આયનોને કારણે વિદ્યુતની વહનશીલતા જોવા મળે છે. સામાન્ય રીતે જો પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય હોય તો ધન અને ઋણ વચ્ચે અટ્રેક્શન ફોર્સ હોવાને કારણે એ સરળતાથી વિરુદ્ધ આયન ઉપર જઈ શકતા નથી, કારણ કે કોઈ બેસી આયનિક આકર્ષણથી જોડાયેલા હોય છે. પરંતુ જયારે પાણી ઉમેરો છે ત્યારે તે આયન બેથી દૂર જાય છે અને આ જે અટ્રેક્શન ફોર્સ છે, આકર્ષણ બળ છે, એ ઘટે છે અને એને કારણે સહેલાઈથી તે વિરુદ્ધ આયનો ઉપર તો કે જાય છે અને એને કારણે વાહકતામાં વધારો થાય છે. પરંતુ જયારે નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજનની વાત કરીએ, આપણે જોયું કે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજનની અંદર પાણીમાં જયારે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય ઉમેરેલું છે ત્યારે એનું 100% આયનમાં રૂપાંતર થઈ ગયું, એટલે નવા આયન ઉત્પન્ન થતા નથી. પણ નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજનની અંદર 100 માંથી ફક્ત 5% ધારો કે ડિગ્રી ઓફ ડિસોસિએશન અથવા VA ધારો કે 5 છે, બરાબર છે, 0.05 છે. એનો અર્થ શું થયો? 100 અણુઓ લઈએ તેમાંથી ફક્ત 5 અણુનું આયનીકરણ થયેલું હોય છે. આથી જયારે પાણી ઉમેરવામાં આવે છે તો બાકી જે 95 જે અણુઓ છે, 95%, એમાંથી ફરી 5% અણુઓનું આયનમાં રૂપાંતર થાય છે. એટલે કે નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજનમાં આયનો વધી જાય છે અને આયનો વધવાને કારણે એની વહનશીલતામાં વધારો થાય છે અને પરિણામે એની વાહકતામાં વિશેષ વધારો જોવા મળે છે. એટલે પ્રબળ કરતા નિર્બળની અંદર જે વાહકતા છે એ વધુ જોવા મળે છે. અગર આપણે વિશિષ્ટ વાહકતાની વાત કરીએ આપણે, તો વિશિષ્ટ વાહકતા માટે એમ કહી શકાય કે વાહકતા અહીંયા આપણે લઈએ તો અહીંયા વાહકતા શું છે, એટલે કપ્પા શું છે, તો કે 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબ અથવા 1 મિલી દ્રાવણમાં રહેલા આયનોની સંખ્યાને આધારે ઉદ્ભવતી વાહકતા. તો અહીંયા શું કહે છે કે તો જ્યારે પાણી ઉમેરો છો ત્યારે 1 મિલી જે કદ છે 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબની, એની અંદર જે આયનો હતા એની સંખ્યા કઈ થશે? ઘટશે. કેમ ઘટશે? કે પાણી એડ કર્યું છે એટલે આયનો દૂર દૂર જશે, એટલે અહીંયા આયની સંખ્યા કઈ થશે? ઘટશે. આની સંખ્યા ઘટે તો વાહકતા કેવી થાય? ઘટે. એટલે ચાહે સ્ટ્રોંગ વિદ્યુત વિભાજ્ય હોય ચાહે નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય હોય, પણ એ બંનેમાં કન્ડક્ટિવિટી કઈ જોવા મળે? હંમેશા ઘટતી જોવા મળે. મોલર કન્ડક્ટિવિટીની વાત કરીએ તો સૂત્ર શું છે? K × V, બરાબર છે. ઓરિજિનલ સૂત્ર આ છે પણ બન્યું છે નથી, આ સૂત્રથી બન્યું. લેમ્ડા હોય તો પણ આ સૂત્ર આવે અને લેમ્ડા ઇક્વિવેલન્ટ માટે પણ આ સૂત્ર આવે. તો તમે જુઓ, તમે જ્યારે પાણી ઉમેરીને જ્યારે તમે દ્રાવણને મંદ કરો છો તે વખતે કદ છે એ વધે છે અને કપ્પા છે એ ઘટે છે. પણ કપ્પા એટલે કે વિશિષ્ટ વાહકતામાં જે ઘટાડો થાય છે તે કરતા કદમાં તો વધારો વધુ હોવાને કારણે લેમ્ડા એમ અને લેમ્ડા EQ, યાની આપણે કહી શકાય કે મોલર વાહકતા અને તુલ્ય વાહકતાના મૂલ્યો હંમેશા વધતા જોવા મળે છે. હવે આપણે વાત કરીએ આપણે કે આ રીતે હવે મોલર કન્ડક્ટિવિટીની વાત કરીએ આપણે, તો જેમ જેમ તમે પાણીની અંદર જેમ જેમ દ્રાવણમાં તમે પાણી ઉમેરતા જાઓ છો તેમ તેમ મોલર વાહકતામાં વધારો થશે, કારણ કે કદમાં કેવો થાય છે? વધારો થાય છે. પણ દરેકની એક લિમિટ હોય. કોઈને પીઝા બહુ જ ભાવતા હોય દાખલા તરીકે, અથવા બેનોને પાણીપુરી બહુ ભાવતી હોય તો 10 રૂપિયાની ખાય, 100 રૂપિયાની ખાય, 150 રૂપિયાની ખાય, 200 રૂપિયાની ખાય, 300 રૂપિયાની ખાય છે, દબાઈ 500 રૂપિયાની પાણીપુરી ખાય છે, પછી કઈ ખાઈ શકે નહીં. તો દરેક વસ્તુની એક લિમિટ હોય, બરાબર છે. એનાથી વધારે એ પોસિબલ ના હોય. એ રીતે જયારે આપણે કોઈ પણ વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણની અંદર પાણી ઉમેરતા જઈએ છીએ તેમ તેમ મોલર કન્ડક્ટિવિટી, મોલર વાહકતામાં વધારો થાય છે. પણ કોઈ એક સમય એવો આવે છે કે ત્યાર પછી તેની મોલર વાહકતા અચળ થઈ જાય છે, બરાબર છે. આ જે મોલર વાહકતા અચળ થઈ જાય છે, બરાબર છે, તે વખતે જે સાંદ્રણ જોવા મળે દ્રાવણનું એને આપણે શું કહીશું? અનંત મંદન ને સાંદ્રણ કહીશું, બરાબર છે. અથવા એને अनंत मंदन अथवा शून्य सांद्रता तरीके આપણે ઓળખીએ છીએ. अब हिंदी में बात करते हैं. हमने यहाँ पर देखा कि मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है उसके अंदर, क्योंकि नॉर्मली डायल्यूशन बढ़ाने पर क्या होता है? लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ती जाती है, पर उसकी भी एक लिमिट होती है. उसके बाद उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती नहीं है. वो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम जीरो कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं या इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं. उस टाइम पर लैम्डा एम होता है वो मैक्सिमम मिलता है. वो जो लैम्डा एम मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं? जीरो कॉन्सेंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी. इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन. या फिर बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट, यानी हम इसको लिखेंगे लैम्डा एट इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन. इनफाइनाइट यानी ऐसा नहीं कि बहुत सारा डाइल्यूट हो गया, पर जब हम डाइल्यूट करते जाते हैं तो कोई एक कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू मिलेगी जहां पर वो इनफाइनाइट हो जाएगा, उसको कांस्टेंट हो जाएगा. तो उसको उस कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोलते हैं? जीरो कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टर कॉन्सेंट्रेशन एट इनफाइनाइट बोलते हैं. एग्जाम्पल से हम समझे. सपोज मान लो कि मेरे पास यहाँ पर 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और उसके लिए जो लैम्डा एम मुझे मिल रहा है सपोज वो है 1.35 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सपोज मान लेते हैं.
फिर अगर हम 10 ml करते हैं तो उस समय उसकी वैल्यू बढ़कर 1.47 हो जाती है। फिर मैंने 20 ml किया तो उस समय सपोज ये 1.52 हो जाती है। फिर मैंने 30 ml किया तो मोलर कंडक्टिविटी फिर 1.52 ही रहती है। फिर मैंने 50 ml किया, यानी मैंने और डायल्यूशन बढ़ाना इंक्रीज करना चालू रखा है, डायल्यूशन कम करना, तो फिर भी ये 1.52 ये कांस्टेंट हो जाती है। तो जब ये 1.52 कांस्टेंट होती है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा इसको हम जीरो कॉन्सेंट्रेशन या इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। उस समय जो मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी या जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मिलेगी वो कांस्टेंट होगी। तो हम बोल सकते हैं कि जब जीरो कॉन्सेंट्रेशन होता है या इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन होता है, उस समय जो मोलर कंडक्टिविटी मिलती है उसको हम जीरो कॉन्सेंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी, जिसको लैम्डा नॉट एम से रिप्रेजेंट करते हैं, या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट लैम्डा एट इनफाइनाइट से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार से हम लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट लिखते हैं तो उसका मीनिंग क्या हुआ, जीरो कॉन्सेंट्रेशन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, एंड लैम्डा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट, दैट मींस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट। अब हम क्या फाइंड करते हैं इसके, अगर हमारे पास कोई एक कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमको लैम्डा एम दे दिया है, कोई एक कॉन्सेंट्रेशन के लिए, एंड हमें उसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए हमें जीरो कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा एम अगर हमारे पास है तो दोनों का फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा। तो ये भी याद रखना है हमें, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैन बी कैलकुलेटेड एट एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, या फिर हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट, या फिर इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है, તો આપણે ગુજરાતીમાં એમ કહી શકીએ આપણે કે અનંત બંધનની જ્યારે મોલર વાહકતાનો અર્થ શું થયો, તો કે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે જેમ જેમ તમે દ્રાવણની સાંદ્રતામાં ઘટાડો કરો છો તેમ તેમ લેમ્ડા એમના વેલ્યુમાં કેવું થાય છે, લેમ્ડા એમનું વેલ્યુ વધતું જાય છે, બરાબર, એટલે કે મોલર વાહકતા વધતી જાય છે। પણ ધારો કે 20 ml જે કદ છે ત્યાં એની મોલર વાહકતા અચળ બની જાય છે। હવે પછી તમે ગમે તેટલું દ્રાવણને મંદ કરો છો તેમ છતાં પણ તેની મોલર વાહકમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી। તો જે ન્યૂનતમ મૂલ્ય માટે, જે ન્યૂનતમ કદ માટે મોલર વાહકતાનું મૂલ્ય અચળ બને છે તે ન્યૂનતમ સાંદ્રતાને આપણે શૂન્ય સાંદ્રતા અથવા અનંત મંદની સાંદ્રતા તરીકે ઓળખીએ છીએ। તો આ શૂન્ય સાંદ્રતા અથવા અનંત મંદની જે સાંદ્રતા છે તે વખતે આપણને જે મોલર વાહકતાનું મૂલ્ય મળે છે અથવા જે તુલ્ય વાહકતાનું આપણને મૂલ્ય મળે છે તેને આપણે અનંત મંદને મોલર વાહકતા અથવા અનંત મંદને તુલ્ય વાહકતા અથવા શૂન્ય સાંદ્રતાએ મોલર વાહકતા અથવા શૂન્ય સાંદ્રતાને આપણે તુલ્ય વાહકતા તરીકે ઓળખીએ છીએ। કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક સોલ્યુશન માટે તમને કોઈ પણ સાંદ્રતાએ તમને લેમ્ડા એમનું મૂલ્ય આપેલું હોય અથવા લેમ્ડા ઇક્વિવેલન્ટનું મૂલ્ય આપેલું હોય અને સાથે તમને સીમિત મોલર વાહકતા એટલે કે અનંત મંદને મોલર વાહકતા અથવા અનંત મંદને તુલ્ય વાહકતાનું મૂલ્ય તમને આપેલું હોય તો તમે જ્યારે એનો ગુણોત્તર લો છો ત્યારે તમે તેના ગુણોત્તર પરથી વિયોજન અંશ શોધી શકો છો। अब हम बात कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमने कंपैरिजन के फॉर्म में ये पूरा टॉपिक में पढ़ना है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका जो हम डिसोशिएट करते हैं, उसको जब हम डाइल्यूट कर दिए जाते हैं, यानी जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है उसका मंदन कर दिए जाते हैं, उस समय जो मोलर कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लैम्डा एम वर्सेस रूट सी दैट मींस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के वैल्यू पर हमें लैम्डा एम की वैल्यूज मिलती है, जिससे हमने ये पूरा एक ग्राफ हमने प्लॉट किया है जो एक स्लैंटिंग स्लोप के फॉर्म में हमें लीनियर ग्राफ मिल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम अब क्या करते हैं, इतने हमारे पास डेटा है, अब हम क्या करते हैं, जितने जो हमारी लाइन है उसको हम एक्सपांड कर रहे हैं वाई एक्सिस पर एंड एक्स एक्सिस पर। तो सपोज हम वाई एक्सिस पर इसको एक्सपांड कर रहे हैं इस तरह से, तो जब ये जो हमारा ग्राफ है वो जब लैम्डा एम को इंटरसेक्ट करेगा जहां पर, वो हो जाएगा लैम्डा नॉट एम। ठीक है, यहां पर भी हम कर सकते हैं।
ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो सपोज ये जो ग्राफ है, सपोज ये ग्राफ है पोटेशियम क्लोराइड के लिए है। सो पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन के लिए जब हम उसका मंदन करते हैं, उसका हम डाइल्यूशन करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, तो उस समय हमें जो ग्राफ हम जो प्लॉट करते हैं उसको हम जब एक्सपेंड करते हैं तो उस समय क्या होता है, जब एक्सटेंड करते हैं तो उस समय वाई एक्सिस पर हमें जहां पर इंटरसेक्शन मिलता है वो हमें लैम्बडा नॉट एम यानी कि जीरो कॉन्सेंट्रेशन लैम्बडा एम मोलर कंडक्टिविटी हमें मिलती है, जीरो कॉन्सेंट्रेशन लैम्बडा एम मिलता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब हम यहां पर अगर हम इस ग्राफ को हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करें तो यहां पर हम देख सकते हैं कि y पर क्या है, क्योंकि y पर है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब यहां पर x पर क्या है, रूट सी है, ठीक है। तो यहां पर हम x रूट सी लेते हैं और ये जो इंटरसेक्शन है वो क्या मिला हमें, लैम्बडा नॉट एम मिला इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हम अगर हम स्लोप की बात करें तो हमें यहाँ पर सपोज इस तरह से जो स्लोप मिलता है, सपोज ये स्लोप है -a, ठीक है। तो यहाँ पर m की जगह क्या रखेंगे, -a रखेंगे। देयरफॉर लैम्बडा एम हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्बडा एम इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट एम माइनस a इंटू सी रेस टू 1/2 लिखो या रूट सी लिखो चलेगा। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ यही है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ मिला हमें, ये इक्वेशन ग्राफ में से जो मिला उसको बोलते हैं डी बाई हकल ऑन सैगर इक्वेशन के नाम से ये प्रचलित है। हम गुजराती में इसको ह्यूकेल बोलते हैं पर उसका रियल में उसको हकेल बोलते हैं, ठीक है, हकल बोलते हैं। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डी बाई हकल ऑन सैगर इक्वेशन। ये जो है वो यहाँ पर जो ए है ये क्या है, कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू नॉर्मली टेम्परेचर पर एंड विस्कोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वहां पर जो सॉल्यूशन बना है उसके अंदर जो सॉल्वेंट लिया है उसकी विस्कोसिटी पर डिपेंड करती है। उतना ही नहीं, जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो हमने इलेक्ट्रोलाइट जो लिया है वो किस फॉर्म में वो डिसोसिएट हो रहा है, वो और कौन से नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायंस वो प्रोड्यूस करता है, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर हम देखें तो सपोज AB टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, AB टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, AB2 टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं एंड AB3 टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स देखने को मिलते हैं। तो जैसे NaCl है, KCl है, ठीक है, HCl है। तो यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव है वो 1:1 के फॉर्म में है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं सपोज MgSO4 है, MgSO4 है, सपोज CaSO4 है, ठीक है। तो यहाँ पर Mg2 प्लस एंड SO4 2 माइनस, Ca2 प्लस एंड SO4 2 माइनस, तो यहाँ पर भी 1:1 के रेशियो में है। दोनों में +2+2 चार्ज, -2 चार्ज, वहां ऊपर +1 -1 था। और जैसे यहाँ पर हम लिखे तो Na2SO4 है या फिर K2SO4 है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2:1 के यानी कैटायन 2 के सामने एनायन जस्ट 1 है। उसी प्रकार से सपोज यहाँ पर हम लिखे AlCl3, ठीक है। तो यहाँ पर AlCl3 है तो 1:3 के फॉर्म में है। सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो कांस्टेंट A है वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, दूसरा विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट यानी हमने जो द्रावक लिया है सॉल्वेंट उसकी विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है, एंड तीसरा है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो जब कैटायन एनायन प्रोड्यूस करता है तो कौन से फॉर्म में, 1:1 के फॉर्म में है या फिर 2:1 के फॉर्म में या 1:3 के फॉर्म में है, उस पर डिपेंड करता है। तो नॉर्मली जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट या जीरो कॉन्सेंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी हम इस तरह से ग्राफ से हम तय कर सकते हैं। और अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो उस समय हम जब लैम्बडा एम वर्सेस रूट सी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये एसिटिक एसिड CH3COOH के लिए हमको ग्राफ मिला है, तो यहाँ पर जो ग्राफ है देखो हम उसको अगर एक्सटेंड करते जाएंगे, अगर एक्सटेंड तो वो किसी भी तरह पर वो वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस को वो कट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं हो पाएगा। तो हम
लैम्बडा नॉट एम यहाँ पर हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये ग्राफ यहाँ से फिर यूं चला जाता है, ठीक है। तो लैम्बडा यानी वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर पाता है। दैट मीन्स कि हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हमें इनफाइनाइट या जीरो कॉन्सेंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है तो हम ये ग्राफ ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो कोलरस जो साइंटिस्ट है उसने एक नई मेथड बताई जिसका हम स्टडी करने जा रहे हैं। ગુજરાતીમાં કહું મિત્રો તો સામાન્ય રીતે જે મોલર વાહકતા છે આ મોલર વાહકતાની આપણે જ્યારે મોલર વાહકતાને અનંત બંધને મોલર વાહકતા જ્યારે આપણે સમજવા જતા હોય ક્યારે પ્રબળ અને નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે। તો પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે જોઈએ તો એના માટે આપણે જ્યારે લેમ્બડા એમ યાની મોલર વાહકતા અને સાંદ્રતાના વર્ગમૂળનો જ્યારે આપણે એનો ગ્રાફ ડ્રો કરીએ, ગ્રાફ પ્લોટ કરીએ છીએ જુદા જુદા મૂલ્યો માટે ત્યારે આપણે એક સીધી રેખા મળે છે, બરાબર, જે સ્લેન્ટિંગમાં સ્લોપના ફોર્મમાં જોવા મળે છે। હવે આ એના વેલ્યુઝ આપણે મળીએ જેનાથી આપણે ગ્રાફ ડ્રો કર્યો છે। હવે આપણે આ જે રેખા છે બરાબર છે આલેખની એને આપણે જ્યારે વાય એક્સિસ પર આગળ લંબાવતા જઈએ તો એ વાય અક્ષ પર જે બિંદુએ છેદે છે તે બિંદુએ જે મૂલ્ય મળે છે એને શું કહીશું આપણે અનંત બંધને મોલર વાહકતા કહીશું અથવા સીમિત મોલર વાહકતા કહીશું અથવા શૂન્ય સાંદ્રતા મોલર વાહકતા તરીકે ઓળખીએ છીએ। તો પ્રબળ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે લેમ્બડા એમ વર્સિસ રૂટ સી ના આલેખ પરથી આપણે અનંત બંધને મોલર વાહકતાનું મૂલ્ય મેળવી શકીએ છીએ, બરાબર છે। હવે ગ્રાફની વાત કરીએ તો આપણે સુરેખ સમીકરણ આપણને ખબર છે કે ભાઈ સુરેખ સમીકરણ માટે આપણને y બરાબર mx પ્લસ c સૂત્ર મળે છે। તો y અક્ષ પર અહીંયા શું છે લેમ્બડા m છે, x અક્ષ પર શું છે રૂટ c છે, બરાબર છે। c તરીકે શું થશે આંતરછેદનું મૂલ્ય લેમ્બડા નોટ m થશે અથવા લેમ્બડા ઇન્ફાઇનાઇટ m થશે અને m તરીકે આપણને અહીંયા નેગેટિવમાં ઢાળ મળે છે -a કહીએ છીએ। આ એ આખું જે સૂત્ર છે એને આપણે આ રીતે ગોઠવીએ તો આ જે સૂત્ર બન્યું આ સૂત્રને d બાય હુકેલ ઓન્સેગર સમીકરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। અહીંયા જે કોન્સ્ટન્ટ a છે એની વેલ્યુ એ સામાન્ય રીતે તાપમાન, દ્રાવકની સ્નિગ્ધતા ઉપર આધાર રાખે છે અને જે વિદ્યુત વિભાજ્ય પદાર્થ છે તે ડિસોસિએટ તે વિયોજન પામીને જે આયન ઉત્પન્ન કરે છે તેની સંખ્યાના ગુણોત્તર પર આધાર રાખે છે। દાખલા તરીકે અહીંયા તો જો બે એબી પ્રકારના અણુઓ છે પણ અહીંયા સંયુક્તતા +-1 +1 છે, અહીંયા +2 -2 સંયુક્તતા છે। તો +1 -1 એટલે NaCl, KCl અને HCl જેવા ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ માટે વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે એનું મૂલ્ય અચળ જોવા મળે। તે જ પ્રકારે MgSO4, CaSO4 જેવા અણુઓ માટે કે જેમાં કેટાયન અને એનાયન નું પ્રમાણ 1:1 છે તેના માટે પણ એનું મૂલ્ય હંમેશા કોન્સ્ટન્ટ જોવા મળે, એક સરખું જોવા મળે। Ab2 ની અંદર કેટાયન 2, એનાયન 1 એટલે 2:1 ના પ્રમાણમાં જ્યારે અણુઓ જોવા મળતા હોય તો તે વખતે જે એનું મૂલ્ય છે એ આ બધા જ અણુઓ માટે એક સરખા એનું મૂલ્ય જોવા મળે છે। તે પ્રકારે Ab3 પ્રકારના અણુ માટે પણ એક સરખું મૂલ્ય જોવા મળે છે। હવે વાત કરીએ આપણે નિર્બળ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ માટે તો નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે જ્યારે લેમ્બડા વર્સિસ રૂટ સી નો આપણે જ્યારે આલેખ દોરીએ ત્યારે તે આપણને આ રીતે આપણને કર્વના ફોર્મમાં જોવા મળે છે જેને લંબાવતા એ y અક્ષને છેદતું નથી। એટલે કહી શકાય કે નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે અનંત બંધને મોલર વાહકતાનું મૂલ્ય લેમ્બડા નોટ m મેળવી શકતા નથી। તો આ માટે કોલરોસ નામના વૈજ્ઞાનિકે સ્વતંત્ર અભિગમનો આયનના સ્વતંત્ર અભિગમનો નિયમ આપ્યો જેને આપણે હવે પછી સમજીએ। कोलरोस लॉ के बारे में अब स्टडी करेंगे। तो कोलरोस ने क्या किया, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लिए और उन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को एट कांस्टेंट टेम्परेचर उन्होंने लेम्बडा एम वर्सेस रूट सी का ग्राफ ड्रॉ किया और उससे उसने लेम्बडा नॉट एम यानी जीरो कॉन्सेंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी फाइंड की। तो उसने जब इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए जब इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी फाइंड की तो उसने देखा कि ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी थी जिसका डिफरेंस सेम आता था। पर्टिकुलरली कब, तो कि जब जब इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन था इलेक्ट्रोलाइट से उसके अंदर सेम केटायन या सेम एनायंस होता था उस समय जब उसका डिफरेंस उसने देखा तो सेम आता था। यहाँ पर एग्जांपल देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि यहाँ पर Cl कॉमन है दोनों में, यहाँ पर भी हम देखें यहाँ पर NO3 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर K है, यहाँ पर भी K है, यहाँ पर Na है, यहाँ पर भी Na है। तो उस समय उसने देखा कि जब KCl एंड NaCl की जो इनफाइनाइट स्टेट पर
जब मोलर कंडक्टिविटी थी और पोटेशियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट के लिए भी जो मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस था वो सेम आ रहा था। तो उसने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो कि यहाँ पर जो K प्लस है एंड जो यहाँ पर Na प्लस है, उन दोनों के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू थी, मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू थी इनफाइनाइट स्टेट पर, ठीक है, वो दोनों ही कंडीशन में सेम आ रही थी। कितनी? 23.4। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए तो के यहाँ पर के कॉमन है, यहाँ पर Cl माइनस NO3 है। यहाँ पर देखिए तो Na कॉमन है, Cl माइनस NO3 है। और ऐसे दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब हमने उसका डिफरेंस निकाला था वो सेम आ रहा था। तो उसने यहाँ पर भी देखा कि जब हम लैम्बडा ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हम उसको पसंद करें जिसमें पॉजिटिव आयन सेम रहते हो, सो लैम्बडा नॉट एम नेगेटिव आयन सेम हो गया है ना, तो लैम्बडा नॉट एम Cl माइनस माइनस लैम्बडा नॉट एम NO3 माइनस, तो उसकी वैल्यू सेम आई। तो उसने कैलकुलेट करके देखा यहाँ पर कि ईच आयन मेक्स डिफाइनाइट कंट्रीब्यूशन टू दी लैम्बडा नॉट एम इरिस्पेक्टिव ऑफ अदर आयन्स। यानी यहाँ पर K प्लस Na प्लस K प्लस और Na प्लस यहाँ पर Cl के साथ जुड़ते हैं, पर यहाँ पर नाइट्रेट आयन के साथ जुड़ते हैं। फिर भी अगर सेम आयन की अगर हम बात करें तो उसका डिस्टिंग्विश, उसका डिफरेंस सेम आ रहा है। तो उसने कंक्लूड किया कि कोई भी आयन है वो किसी भी दूसरे आयन के साथ जुड़ता है, फिर भी उसकी जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है। तो इसीलिए उसने जो लॉ बनाया, एक पॉस्टुलेट बनाई जो कोलरोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स के नाम से जानी जाती है। પહેલા આપણે ગુજરાતીમાં જોઈ લઈએ મિત્રો, આ બધું જ કોલરોસના નિયમને સમજતા પહેલા આપણે જોઈએ કે કોલરોસે શું કર્યું, જુદા જુદા જે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણો હતા, વિદ્યુત વિભાજ્ય પદાર્થો હતા, તેના માટે તો કે આપણે જે આપણો ગ્રાફ જોયો લેમ્બડા એમ વર્સિસ વર્ગમૂળમાં સાંદ્રતાનો જે આલેખ હતો, એ દરેક પદાર્થ માટે તો કે જુદા જુદા મૂલ્યોનો ઉપયોગ કરીને ઓબ્ઝર્વેશન દ્વારા તેને જુદા જુદા ઇલેક્ટ્રોલાઇટ માટે તો કે આવા ગ્રાફ ડ્રો કર્યા અને એની પરથી પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય પદાર્થો માટે એને અનંત મંદને મોલર વાહકતા અથવા સીમિત મોલર વાહકતા અથવા શૂન્ય સાંદ્રતા મોલર વાહકતાના મૂલ્યો મેળવ્યા। અને ત્યાર પછી તેને રસપ્રદ તો કે એક માહિતી જોઈ, એક પેટર્ન જોઈ કે જેની અંદર સમાન આયન ધરાવતા, અહીંયા તમે જો Cl સમાન છે, બરાબર છે, અહીંયા તમે જો અહીંયા K પ્લસ અને Na પ્લસ છે, અહીંયા તમે જો K પ્લસ અને Na પ્લસ છે, આમાં આ બે સમાન છે, અહીંયા નેગેટિવ આયન સમાન છે। જો તો આ રીતે એને જોયું કે સમાન આયન ધરાવતા તો કે વિદ્યુત વિભાજ્યનો જ્યારે તફાવત જોયો તો તે તફાવત જુદા જુદા વિદ્યુત વિભાજ્ય પદાર્થના તફાવત બરાબર મળતો હતો। તેના પરથી અહીંયા નેગેટિવ આયન માટે પણ જુઓ, અહીંયા K પ્લસ કોમન છે, અહીંયા Na પ્લસ કોમન છે, તફાવત કોનો છે? Cl માઇનસ NO3 નો, Cl માઇનસ NO3 નો। અહીંયા Cl સાથે Na જોડાયેલો છે, અહીંયા Cl સાથે K જોડાયેલો છે, બરાબર। આમ છતાં પણ તેનો તફાવત કેવો મળ્યો? અચળ મળ્યો। તેના પરથી એને નક્કી કર્યું કે કોઈ પણ વિદ્યુત વિભાજ્ય પદાર્થની અંદર જે ધન આયન છે કે ઋણ આયન છે, જે જુદા જુદા આયનો છે, બરાબર છે, તેની અનંત બંધનની અંદર તેમની પોતાની એટલે કે ધન આયન અને ઋણ આયનની અનંત બંધનની અંદર અનંત બંધનની જે મોલર વાહકતા છે અથવા સીમિત મોલર વાહકતા છે તેના મૂલ્યો તો કે એ હંમેશા અચળ જોવા મળે છે। અને એની પરથી તેને એક પૂર્વધારણા આપી જે આપણે સ્વતંત્રતા અહીંયા કહી શકાય કે સ્વતંત્ર આયનોના અભિગમના સિદ્ધાંત તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ। જે સિદ્ધાંત ત્યાં લખેલો છે, શું કહે છે? At infinite dilution, when the dissociation is complete, each ion makes a definite contribution towards molar conductivity of the electrolyte solution। तो અહીં આપણે જોઈ શકીએ, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर K प्लस के लिए जो वैल्यू आएगी और NO3 के लिए जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो दोनों की वैल्यू मिलाकर ही वहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी। उस पर से उसने ये फॉर्मूला बनाई कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की टोटल जीरो कॉन्सेंट्रेशन जो मोलर कंडक्टिविटी मिलती है वो उसके अंदर जितने आयन है, नंबर ऑफ आयन्स इनटू देयर मोलर कंडक्टिविटी, उनका एडिशन करने से वो मिलती है, टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिलती है। जैसे हम एग्जांपल लें यहाँ पर जो V प्लस है या V माइनस हुई नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस डिनोट करते हैं। तो सपोज हमें ऐसा दिया हुआ है लैम्बडा नॉट NaCl, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर Na प्लस आयन है, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी हम M नहीं लिखेंगे तो भी हमें मोलर कंडक्टिविटी हमें समझना है एट इनफाइनाइट स्टेट या जीरो कॉन्सेंट्रेशन।
हम दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, प्लस लैम्बडा नॉट NaCl माइनस। तो NaCl की जो मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट स्टेट वो कितनी होगी? तो कि Na प्लस आयन के लिए कोई प्रॉपर कोई कांस्टेंट टेम्परेचर पर बात करें तो Na प्लस के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी, ऐसे ही क्लोराइड आयन के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी, उन दोनों का एडिशन करने पर हमें NaCl की मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी। इसी प्रकार से सपोज इस तरह से है लैम्डा नॉट MgCl2, तो यहां पर हम लिख सकते हैं Mg2 प्लस एक ही बार है, तो Mg2 प्लस के लिए जो कांस्टेंट जो मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट स्टेट मिलेगी, प्लस 2 टाइम्स लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस जब हम करेंगे तो उनकी जो मोलर कंडक्टिविटी का जो एडिशन होगा, जो टोटल होगा, वो लैम्डा नॉट MgCl2 के लिए मिलेगा। उसी प्रकार से सपोज लैम्डा नॉट AlCl3 है सपोज, तो इसका मीनिंग क्या होगा? तो कि लैम्डा नॉट ऑफ Al3 प्लस, यानी Al3 प्लस के लिए सीमित मोलर या इनफाइनाइट स्टेट पर जो मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी, प्लस 3 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी फॉर Cl माइनस, उनका टोटल जो होगा वो लैम्डा नॉट AlCl3 के लिए मिलेगा। उसी प्रकार से लास्ट देखिए हम लैम्डा Mg थ्राइस PO4 ट्वाइस, इस तरह से है। तो यहां पर हम लिखेंगे मैग्नीशियम कितनी बार है? 3 बार है, तो लैम्डा नॉट ऑफ मैग्नीशियम की जो वैल्यू होगी उसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लैम्डा नॉट ऑफ फॉस्फेट आयन की जो वैल्यू है उसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका जो टोटल होगा वो हमें लैम्डा नॉट मैग्नीशियम फॉस्फेट के लिए उसकी वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से कोलरोस को हम समझ सकते हैं, और कोलरोस का फायदा ये है, उसका बेनिफिट यह है कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो जीरो कॉन्सेंट्रेशन जो मोलर कंडक्टिविटी मिलती है उसका यूज करके हम जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके लिए भी हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट फाइंड कर सकते हैं। अब हम न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं कोलरोस के लॉ पर से। तो फर्स्ट एमसीक्यू, हम एमसीक्यू को ऑप्शन नहीं दिया है, जस्ट न्यूमेरिकल के फॉर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरो कॉन्सेंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट बाय यूजिंग द गिवन डेटा। ठीक है, यहाँ पर देखो 1/3 मोलर कंडक्टिविटी दी है, इसको अभी निकाल दो क्योंकि यहाँ पर यूनिट में थोड़ा प्रॉब्लम है, इस पे जाने देते हैं। इस तरह से दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये 1/3 के लिए है तो पूरा एल्यूमिनियम के लिए देखो पहले तो हमें फॉर्मूला क्या बनेगी हमारे लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कोलरोस लॉ, लैम्डा नॉट, एम नहीं लिखेंगे अभी, लैम्डा नॉट ऑफ Al2SO4 थ्राइस इज इक्वल टू क्या होगा? 2 टाइम्स लैम्डा नॉट ऑफ Al3 प्लस। अब यहाँ पर देखो ये कैपिटल लैम्डा, ये स्मॉल लैम्डा है। जब हम आयन के लिए लिखेंगे तो स्मॉल लैम्डा लिखेंगे, और मॉलिक्यूल के लिए लिखेंगे तो कैपिटल लैम्डा लिखेंगे या कैप लिखेंगे। ठीक है, प्लस 3 टाइम्स लैम्डा नॉट फॉर SO4 2 माइनस आयन। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि लैम्डा नॉट 1/3 ऑफ Al3 प्लस इज इक्वल टू 63 है। तो एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन के लिए कितना हो जाएगा? तो 3 मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 63, सो 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 189 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, लैम्डा 1/2 ऑफ सल्फेट आयन हाफ के लिए है। तो अगर हम यहाँ पर कितना दिया, 80 दिया है, तो हम लैम्डा फॉर सल्फेट आयन लिखे तो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 80, सो इज 160। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। सो 2 टाइम्स एल्यूमिनियम के लिए कितनी वैल्यू है, 189, प्लस 3 इंटू सल्फेट के लिए कितना है, 160। इसका सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं हम यहाँ पर, 9 2 18, 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 2 16 प्लस 1 17, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 1 2 प्लस 1 3 प्लस 16 48, 480। इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा, ठीक है, वो आ जाएगा सीमेंस
सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, फाइंड द लैम्डा नॉट एम फॉर HAC। HAC का मीनिंग क्या हुआ? एसिटिक एसिड। ठीक है, HAC दैट मीन्स CH3 COOH माइनस प्लस, तो CH3 COOH को क्या बोलते हैं? एसिटेट आयन, एंड H प्लस, तो प्लस को आगे लिखते तो ऐसा लिखते हैं HAC। ठीक है, हमें देखो HAC फाइंड करना है। HAC वीक एसिड है, तो हम डायरेक्टली हम ग्राफ का प्लॉट ड्रॉ करने से हम फाइंड नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर लिखेंगे HAC, और मुझे H चाहिए, तो यहाँ किसमें से मिलेगा? ये तीनों कौन से? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, एंड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है, जो तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो HAC में क्या है? H प्लस AC माइनस, तो मुझे H प्लस कहाँ से मिलेगा? HCl से मिलेगा, तो मैं यहाँ भी लिखता हूँ HCl। ठीक है, प्लस मुझे एसिटेट आयन चाहिए, यहाँ कहाँ से मिलेगा? NaC यानी सोडियम एसिटेट से मिलेगा। ओके, अब मुझे यहाँ क्या नहीं चाहिए? यहाँ पर तो मुझे यहाँ पर Cl भी नहीं चाहिए, Na भी नहीं चाहिए, तो उसको मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ। हमें पता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है उसके लिए मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? उसके अंदर जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव आयन है उनका सम करते हैं, एडिशन करते हैं, तो जो टोटल मिलता है वो उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक, उसकी मोलर कंडक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से, लैम्डा नॉट HCl प्लस लैम्डा नॉट NaC, या एंड फिर यहाँ पर माइनस लैम्डा नॉट NaCl। तो HCl के लिए वैल्यू क्या है? HCl के लिए, तो HCl के लिए ये है 425.4, प्लस सोडियम एसिटेट के लिए कितनी वैल्यू है? 91.0, माइनस NaCl के लिए 126.4 है। तो इसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो होगा उससे हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसको भी आगे देते हैं, आप कर लेना अपने आप। फिर थर्ड क्वेश्चन पर जाए तो फाइंड द लैम्डा नॉट एम फॉर NH4OH यूजिंग द गिवन बिलो डेटा। हमें यहाँ पर एमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, या फिर जीरो कॉन्सेंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि NH4OH चाहिए, चलो हमें ये वीक बेस है, तो अभी हमें इसकी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हैं, तो सबसे पहले ये लेंगे, तो इज इक्वल टू क्या होगा? NH4Cl, फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्योंकि OH मुझे चाहिए, तो ये कौन नहीं चाहिए? BaCl, तो BaCl2 मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह से, पर यहाँ दो OH है, मुझे एक ही OH चाहिए, तो इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ। मुझे एक ही Cl चाहिए, तो इसको भी डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ, और इसके अंदर वैल्यूज रखें। NH4Cl के लिए क्या वैल्यू है? 129.80, प्लस BaOH ट्वाइस के लिए कितनी है? 523.28, माइनस BH280 डिवाइडेड बाई 2, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखें तो हमें मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमें फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे? फॉर CaSO4, तो यहाँ पर देखो पहले मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करते हैं। सो लैम्डा नॉट एम फॉर CaSO4, तो कैल्शियम चाहिए, कहाँ से मिलेगा? CaCl2 यहाँ से मिलेगा। फिर सल्फेट चाहिए, कहाँ से मिलेगा? H2SO4 से मिलेगा। अब क्या नहीं चाहिए? HCl नहीं चाहिए, सो 2HCl। अब यहाँ पर लैम्डा कर दो, अब वैल्यू रख दो, तो लैम्डा CaCl2 के लिए वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा नॉट 1 प्लस H2SO4 के लिए, तो H2SO4 के लिए क्या है? लैम्डा 2 इस तरह से, एंड HCl के लिए क्या है? लैम्डा 3 है, तो माइनस यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 2 लैम्डा नॉट 3 करना पड़ेगा। सो ये अब हमें फाइंड करना है लैम्डा इक्विवेलेंट। तो हमें पता है कि लैम्डा इक्विवेलेंट लैम्डा नॉट एम अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है? एन फैक्टर होता है। ठीक है, अब एन फैक्टर क्या है यहाँ पर? CaSO4 के लिए Ca2 प्लस SO4 2 माइनस यानी 2, तो यहाँ एन फैक्टर कितना आएगा? 2 आएगा। सो लैम्डा नॉट एम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट आएगा, इस तरह से। हमें यहाँ लैम्डा इक्विवेलेंट फाइंड करना था। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा नॉट एम डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दो, यहाँ पर हम जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, लैम्बडा 1 नॉट प्लस लैम्बडा नॉट 2 माइनस 2 लैम्बडा नॉट 3 अपॉन 2। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।